जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका फिर से स्वागत है। तो ये आरटीआई एक्ट का फोर्थ पार्ट है और इसके अंदर हम बात करेंगे आज जो बाकी सेक्शंस रह गए। और बाकी सेक्शन में 17 तक हमने लास्ट सेशन में किया था या लास्ट वीडियो में किया था। तो इस बार हम स्टार्ट करेंगे 18, 19, 20 और आज हम 23 तक इस वीडियो में करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये सेक्शंस क्या क्या है। तो सेक्शन 18 कहता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो जो भी इंफॉर्मेशन कमीशंस होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, तो उनकी क्या पावर्स रहेंगी, उनके क्या फंक्शन होंगे, उसके बारे में सेक्शन 18 में बताया गया है। सेक्शन 19 में बताया गया अपील के बारे में, यानी फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कैसे कैसे किस अथॉरिटी को किया जा सकता है, उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे, क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, उसके बारे में है 19 के अंदर। तो हम 19 में देखेंगे कि अपील के क्या प्रोसीजर रहता है, ये क्या प्रक्रिया रहती है। 20 में पेनल्टीज के बारे में, अगर कोई जो सीपीआईओ है वो किसी तरह से डिफॉल्ट करता है तो क्या क्या पेनल्टीज उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं, उसके बारे में हम 20 में डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो चैप्टर 6 है, ये तो आपका चैप्टर 5 था जिसके अंदर पावर और फंक्शंस बता रखा था और पेनल्टी के बारे में बता रखा है इंफॉर्मेशन कमीशंस के। और फिर आपका जो चैप्टर 5 ये लास्ट चैप्टर है आपका, और मिसलेनियस चैप्टर, और फिर लास्ट में आपका फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल है। तो ये फिर हमारा अगले सेशन में जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और 21 कहता है, सेक्शन 21, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, यानी अगर आरटीआई के तहत आप कोई एक्शन लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो गुड फेथ में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिली है। यानी आपसे कोई गलती होगी और आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो गुड फेथ में प्रोवाइड की थी, ठीक है, अपनी अच्छी नीयत, अपने गुड इंटेंशन के लिए प्रोवाइड किया था, तो उस केस में प्रोटेक्शन भी है इस एक्ट के अंदर। तो उसके बारे में जो है सेक्शन 21 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 22 बताता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, यानी इस एक्ट का, आरटीआई एक्ट का बाकी जो कुछ एक्ट्स हैं जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके ऊपर क्या ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, उसके बारे में 22 में बताया गया है। और 23 में बताया गया बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो जो ऑर्डर यहाँ पे आरटीआई के तहत पास किए जाते हैं, तो उनमें किस तरीके से उन ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में सेक्शन 23 में आरटीआई के तहत बताया गया है। ठीक है, तो ये हम जो 6 एक तरह से सेक्शन हो गए, 3 ये सेक्शन हो गए मिसलेनियस चैप्टर के, और ये 3 जो मेन आपके ये है 18, 19, 20, ये इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है सेक्शंस हैं, तो इसलिए आपको इसमें से क्वेश्चन भी बहुत आएंगे, तो इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन 18 है वो क्या कहता है। तो सेक्शन 18 आपका है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। तो इंफॉर्मेशन कमीशंस की बात कर रहा है, तो यानी इसके अंदर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और आपका जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों की ही बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे CIS की जगह CIC होना चाहिए था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो शॉर्ट में लिखा गया है CIC होगा ये। तो ये आपका जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, यानी जब भी हम बात करते हैं एक स्टैच्यूट को या किसी एक्ट को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप ऊपर की बात भी ध्यान में रखते हैं, नीचे की बात भी ध्यान में रखते हैं। और जब भी किसी सेक्शन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब है कि बाकी प्रोविजन को भी आपको माइंड में रखना है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप इसको पढ़ें और इसी के बेसिस पे अपना डिसीजन मेक कर लें। तो इसमें इसीलिए बताया था क्योंकि रेफरेंस पीछे कहीं पे टाइम लिमिट दे रखेगी कि 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इसीलिए ये लिखा जाता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी CIC की क्या ड्यूटी रहेगी या SIC की क्या ड्यूटी रहेगी, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। टू रिसीव एंड इंक्वायर इनटू ए कंप्लेंट फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन। तो कोई पर्सन अगर कोई कंप्लेंट करता है, ठीक है, तो पहला काम क्या होगा CIC या SIC का, कि वो रिसीव करेगा और उसके अंदर इंक्वायर करेगा, यानी वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। हु हैज बीन अनेबल टू सबमिट ए रिक्वेस्ट टू CPIO ईदर बाय रीजन दैट, देखो या तो वो अनेबल हो, यानी रिक्वेस्ट CPIO को या SPIO को नहीं सबमिट कर पा रहा, ये रीजन हो, और उसके अंदर और क्या रीजन हो सकता है इसके अंदर जो बता रखा है,
अनेबल किस वजह से हो सकता है? वो रीज़न ये हो सकता है कि नो सच ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड। अब आज के टाइम में तो ज़्यादातर सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आरटीआई का पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। सीपीआईओ भी वहाँ पे होता है जनरली, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी होता है, बाकी सुमोटो जो डिस्क्लोजर वो भी सब होता है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया आरटीआई को आए हुए, 2005 में ये एक्ट आया था और अभी 24 चल रहा है, तो लगभग 19 ईयर्स हो चुके हैं। तो 19 ईयर्स के अंदर अब काफ़ी जगह पे सेटअप जो है सही आ गया है। तो लेकिन जब ये इनिशियल आया था, इनिशियल स्टेज में था, तब इस तरीके का प्रोविजन रखना बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से ये रखा गया होगा, ये हम इंटेंशन समझ सकते हैं। तो उसने कहा कि अगर कहीं पे कोई सीपीआई या एसपीआई अपॉइंटेड नहीं है और उसकी वजह से कोई पर्सन जो है अपना एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में अगर वो पर्सन चाहे तो सीआईसी या एसआईसी के पास जा सकता है। और सीआईसी और एसआईसी का काम क्या होगा? उस कंप्लेंट को रिसीव करना। इसका नाम दिया गया कंप्लेंट। ठीक है, दो तरीके से आप सीआईसी या एसआईसी के पास जा सकते हैं। एक तो आपका हो गया कंप्लेंट और दूसरा हो गया आपका सेकंड अपील। तो दो तरीके से आप जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पास जा सकते हैं। तो जनरली क्या है, टाइम लेकिन लगभग उतना ही लग जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप सेकंड अपील के थ्रू जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर चांसेस ये है कि आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के थ्रू आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इसलिए डायरेक्ट कंप्लेंट से प्रैक्टिकली बचना चाहिए। बाकी प्रोविजन है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, अगर इनमें से जो भी प्रोविजन बताए गए हैं, जो जो कमियां बताई हैं जिसकी वजह से वो कंप्लेंट कर सकता है, वो फुलफिल होता है। तो बताया कि अगर वो सबमिट ही नहीं कर पा रहा है अपनी रिक्वेस्ट को सीपीआई या एसपीआई को, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पे अपॉइंट ही नहीं हुआ है वो, या दूसरा जो सेंट्रल असिस्टेंट जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीएपीआईओ और एसएपीआईओ को बनाया जाता है, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है आपकी एप्लीकेशन को या आपकी फर्स्ट या सेकंड अपील को एंटरटेन करने से और या उसको लेने से मना कर देता है, तब भी आप डायरेक्ट जो है सीआईसी या एसआईसी के पास जा सकते हैं। तो दो रीजन हो गए जिसकी वजह से वो अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहा है। एक तो हो सकता है कि सीपीआई एसपीआई ना हो, दूसरा हो सकता है कि जो सीएपीआईओ है यानी असिस्टेंट करने के लिए जो रखा गया था, ये आपका सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया था। एक बार अगर आप नहीं ध्यान में ला पा रहे हैं तो आप सेक्शन 5 एक बार देख लेना। उसके अंदर सीएपीआईओ जो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसके बारे में बताया गया था वहाँ पे। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को लेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा सीपीआईओ को या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो भी होगा, उसको सिर्फ ट्रांसफर करने का काम है। और उस केस में 5 दिन का टाइम और मिल जाता है जवाब देने के लिए टोटल में, यानी 30 दिन तो जो सीपीआई वो देगा और 5 दिन का टाइम सीएपीआई जो है वो ले सकता है इसको फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये प्रोविजन सेक्शन 5 के अंदर बताया गया था। तो यही बताया कि ये दो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो अपना एप्लीकेशन जो है आरटीआई एप्लीकेशन, जिसको रिक्वेस्ट भी हम बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में जो है वो कंप्लेंट लेके अपना सीआईसी या एसआईसी के पास जा सकता है। ये प्रोविजन बताता है इसके अंदर। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपील का मतलब यहाँ पे दोनों ही अपील होंगी, क्योंकि आगे वो लिख रहा है या तो सीनियर ऑफिसर के पास जाएगा सेक्शन 19(1) के अंदर। तो 19(1) के अंदर जो सीनियर ऑफिसर है वो आपका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, या दूसरा सीआईसी या एसआईसी के पास जाएगा। तो सीआईसी और एसआईसी के पास सेकंड अपील के अंदर जाते हैं जब अपील की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से यानी तीनों केस के अंदर, चाहे वो आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव ना कर रहा हो सीएपीआईओ, या अपील फर्स्ट और सेकंड को अपील जो है उसको रिसीव ना कर रहा हो, तो दोनों ही केस में वो कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है डायरेक्ट सीआईसी या एसआईसी के अंदर। ये यहाँ पे बताया। सेकंड क्या काम होगा जब वो कंप्लेंट कर हो सकती है? तो ये है हु हैज बीन रिफ्यूज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। किसी को इंफॉर्मेशन किसी ने मांगी आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू, और उसकी जो इंफॉर्मेशन उसको जो चाहिए थी वो आपने मना कर दिया। तो रिफ्यूज एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन यानी आपने आरटीआई एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं दिया, एक्सेस, या आपने एक्सप्रेसिवली उसको लिख के मना कर दिया कि भैया हम आपको ये एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो उस केस में जो है डायरेक्ट जाया जा सकता है सीआईसी या एसआईसी के अंदर। और दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है जहां पे जा सकता है? कोई सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन है, हु हैज नॉट बीन गिवन ए रिस्पॉन्स टू ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन टाइम लिमिट। और अगर किसी को टाइम लिमिट के अंदर उसका जवाब आरटीआई एप्लीकेशन के ऊपर नहीं मिला, तो उस केस में डायरेक्ट भी जा सकता है। ये भी इसके अंदर लिखा गया है। और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है उसको नहीं प्रोवाइड की गई टाइम लिमिट के अंदर,
यानी जिसका टाइम लिमिट ब्रीच हो रहा है, तो उस केस में भी CIC जा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रोविजन है RTI के तहत, स्टार्टिंग में कई लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया था, लेकिन क्या होता है टाइम बल्कि उतना ही लग जाता है जितना वो अपील के थ्रू जाएगा। तो अपील के थ्रू जाने में बेनिफिट ये है कि फर्स्ट अपील में हो सकता है फर्स्ट अपील अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करें उस ऑर्डर के तहत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ये है कि आप फर्स्ट अपील करें और फिर उसके बाद अगर नहीं मिलता तो फिर आप सेकंड अपील के अंदर CIC के पास जाएं। ठीक है, और फिर क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर ये जो CIC के पास कोई कंप्लेंट लेके जा सकता है, वो है हु हैज बीन रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ फी विच ही शी कंसीडर अनरीजनेबल। तो जैसा कि हमने ऊपर प्रोविजंस में देखा था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसको प्रोवाइड करने के लिए कुछ कॉस्ट लग रहा है, यानी जैसे आपने 100 पेज की फोटोकॉपी प्रोवाइड करनी है जो RTI एप्लीकेंट है उसको, तो RTI एप्लीकेंट से फिर पैसे मांगे जाते हैं। तो वो पैसे जो मांगे गए हैं अगर वो कैलकुलेट करने पे लग रहा है कि वो अनरीजनेबल है, यानी जो पर्सन है वो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ये अनरीजनेबल है, तो उस केस में भी वो कंप्लेंट कर सकता है। कहाँ पे? CIC या SI के अंदर। तो अगर अमाउंट ऑफ फीस जो फर्दर मांगा जा रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि किसी ने 20 कॉपी फोटोकॉपी की मांगी है, फोटोकॉपी मांगी है और 10 है, 20 है, 30 है, जितनी भी है जिसके अंदर वो पैसे देने की जरूरत है, तो उस केस में कोई फीस मांगी जाएगी। जो CPIO है आपसे फीस मांगेगा, बोलेगा कि भी 20 पेज हैं तो 20 पेज का 2 रुपये के हिसाब से आप 40 रुपये सबमिट करो, उसके बाद हम आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देंगे। तो उस केस में मान लो उसने 40 की जगह बता दिया कि भाई नहीं, इसके अंदर जो है बहुत ये जो डॉक्यूमेंट था बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल था, तो इसलिए आप 5 रुपये के हिसाब से प्रोवाइड करो। तो जो रूल्स के अंदर ऑलरेडी बता रखा है कि किस साइज के पेज का कितना कॉस्ट लेना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो 2 रुपीज पर पेज दे रखा है, A3 साइज या उससे स्मॉलर साइज हो। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको लग रहा है कि इन रूल्स के खिलाफ जा रहा है वो, तो उस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रूल्स बने हुए हैं, उससे आप रीजनेबल है या अनरीजनेबल है ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, और किस केस में जो है कंप्लेंट लेके कोई पर्सन जा सकता है CIC के पास, वो है हु बिलीव दैट ही शी बीन गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई CPIO वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है या इनकम्प्लीट दे रहा है, मिसलीडिंग दे रहा है, और आपकी नॉलेज में ये आ जाता है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो उस केस में भी जो है पर्सन वो जाके CIC में कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है जैसे कि ये बिलीफ लिखा हुआ है, बिलीफ का मतलब ये है कि इतना जरूरी नहीं कि आप प्रूव करें वहां पे, बस आपको लग रहा है वहां पे बिलीफ है। आपका बिलीफ सिस्टम जो होता है ना वो फैक्चुअल चीजों पे बेस नहीं होता। बिलीफ का मतलब ये कि आपको सिर्फ ऐसा एहसास हो रहा है, आभास हो रहा है, तो उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि जब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई एक सॉलिड बेस हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वहाँ पे फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए बिलीफ लिखा हुआ है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो एक स्पिरिट को देखते हुए, RTI की स्पिरिट को देखते हुए, जिससे कि ये RTI एक्ट मिसयूज ना हो और जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, तो कोशिश ये करें कि आपकी जो भी चीज़ें वो रिजनेबल हो। दूसरा, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है कंसीडर, तो यहाँ पे एक तरीके से जो एप्लीकेंट है, RTI एप्लीकेंट है या जो इन्फॉर्मेशन सीकर है, उसको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर उसको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो वो CIC के पास भी जा सकता है। तो ये जो एक्ट है, ये RTI एक्ट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन सीकर्स के लिए। और क्या रीजन हो सकता है? और ये रीजन हो सकता है in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this act। क्योंकि सारी सिचुएशन को तो एक्ट कभी भी डिफाइन नहीं कर पाता है, तो उसलिए वो क्या करता है, एक रेजिड्यू क्लॉज बनाता है। रेजिड्यू में क्या होता है, बाकी दूसरे एनी अदर मैटर करके लिख देता है, जिसके अंदर और भी कोई इस तरीके का जिससे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको लेके CIC में कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये जो एनी अदर लिखा होता है, ये इसको कहते हैं रेजिड्यू क्लॉज। रेजिड्यू का मतलब यानी ऊपर तो 4-5 बातें बता दी, उसके अलावा कोई भी अगर बच गया, रेजिड्यू मतलब जैसे कहते हैं, रेजिड्यू का मतलब होता है कि कोई नीचे बच गई चीजें, तो उसको आप इस F के अंदर लेकर कंप्लेंट में भी जा सकते हैं। तो क्योंकि एक एक्ट क्या होता है, इसकी लाइफ स्पैन अगर देखें RTI एक्ट का 2005 में आया था, लगभग 19-20 साल तो अब उसको हो चुके हैं, और आगे भी कितने भी हो सकता है 20 साल 50 साल ऐसे ही बिना अमेंडमेंट के चलता रहे।
तो इसीलिए सारी सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए इस तरीके का एक क्लॉज रखा जाता है, जहां पे एनी अदर मैटर रिलेटेड टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऐसा डाल दिया है, ताकि और कोई मैटर इस तरह का बच जाए तो इसके अंदर जाके वो अपनी इंफॉर्मेशन या सीक कर सके या अपनी कंप्लेंट कर सके सीआईसी में जाके। तो ये सिचुएशन है जहां पे सीआईसी के पास कंप्लेंट लेके एक पर्सन जा सकता है। एक पर्सन का मतलब यहाँ पे आरटीआई एप्लीकेंट से मतलब है या इंफॉर्मेशन सीकर से मतलब है। और वहां पे जो है सीआईसी अगर चाहे तो इंक्वायरी भी कोई कर सकती है। इंक्वायरी करने का तरीका ये हो सकता है कि आपसे आपका जो फाइल है वो मंगा सकती है, आपसे एफिडेविट पे कुछ जो है बोल सकते हैं कि आप ओथ लो या अंडरटेक करो कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी सही प्रोवाइड की थी। तो ये पूरी पावर जो है सीआईसी एसआईसी को दी गई है यहाँ पे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर द सीआईसी इज सेटिस्फाइड। अब मैं सिर्फ सीआईसी जहां बोल रहा हूं उसका मतलब अब एसआईसी भी समझना, ऐसा नहीं कि दोनों को बोलने की जरूरत है। तो वेयर द सीआईसी इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायर। तो अगर कंप्लेंट गई सीआईसी के पास या एसआईसी के पास और उनको लग रहा है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड है। रीजनेबल ग्राउंड कैसे पता चलेगा, जो कंप्लेंट आएगी उसके साथ जो फॉर्मेट होता है, इसके अंदर फॉर्मेट बता रखा है, प्रोसीजर बता रखा है किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ लगानी, क्या क्या चीज़ें नहीं लगानी है। तो ये देखेंगे तो अपील टू कमीशन, एक कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, एक कॉपी ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड, एक कॉपी ऑफ अपील मेड टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एक कॉपी ऑफ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं। तो जब कंप्लेंट हुई या अपील गई तो उसके अंदर आप ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को पढ़कर प्राइमा फेसाई यानी मोटे मोटे तौर पर अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ रीजनेबल ग्राउंड बन रहा है, तो उस केस में सीआईसी अगर चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है मैटर के अंदर या कोई इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। ये आपका सबसेक्शन 2 कहता है। तो वेयर द सीआईसी एसआईसी इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू इंक्वायर इनटू द मैटर, इट में इनिशिएट एन इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। तो उसके रिस्पेक्ट में, उस कंप्लेंट के रिस्पेक्ट में सीआईसी या एसआईसी एक जो है इंक्वायरी कर सकता है। ये 2 के अंदर उसको पास पावर है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, द सीआईसी एसआईसी शैल while inquiring into any matter under this section have the same power as are vested in civil court। तो सिविल कोर्ट के पास क्या है, एक पावर होती है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर बताई गई है। हालांकि अब जो है आपके भारतीय न्याय संहिता और ये सब जो है बाकी दूसरे आ गए हैं, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया। तो हो सकता है कि कुछ टाइम में 6 महीने साल भर में इसको जो है चेंज कर दिया जाए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जगह जो भारतीय न्याय संहिता है और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे डाल दिया जाए। ठीक है, तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जगह जो भी आया हुआ है उसको यहाँ पे इंसर्ट किया जा सकता है। तो लेकिन अभी यहाँ फिलहाल इसकी बात जो कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट की जो भी पावर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी में बताई गई है, वो सारी पावर जो है एसआईसी या सीआईसी के पास रहेगी। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। और मैटर्स क्या क्या है, मैटर्स समनिंग एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन। तो क्या क्या मैटर्स के अंदर उनके सिविल कोड की पावर है, किसी को सम्मन करना हो, सम्मन करने का मतलब किसी को बुलाना हो। तो सम्मन करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लो XYZ पर्सन को बुलाना है तो उसको नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद उसे आना पड़ेगा। अब ये समनिंग की पावर देना क्यों जरूरी है, अगर समनिंग की पावर सीआईसी एसआईसी को नहीं देंगे तो किसी पर्सन को आप बुला नहीं सकते, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। डिसीजन इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके पास ग्राउंड्स नहीं है। तो इसीलिए किसी को उसका प्रेजेंस को एनफोर्स कराने के लिए, ताकि वो बंदा आए, उसके ऊपर एक बाउंडेशन रहे, इस वजह से ये पावर दी गई है उसको सिविल कोर्ट की सीआईसी एसआईसी को। तो इसलिए समनिंग की पावर है, अगर कोई पर्सन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए, और एक्सट्रीम केसेस में उसको पुलिस को भी बुला सकता है कि उसको पकड़ के ले आओ। तो ये सारी जो पावर होती है सीआईसी को देने से वो अपना काम जो है बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, इसलिए ये पावर ये दी गई है। तो समनिंग की पावर होगी एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्संस। तो जो लोगों को बुलाना है उनकी अटेंडेंस को इंश्योर कराने के लिए ये भी पावर उनको दी गई है। कंपेल देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस। जो सीआईसी या एसआईसी है उनको फोर्स भी कर सकता है कि वो अपनी ओरल या रिटन एविडेंस दें। और ये एविडेंस क्या है, या तो वो अपने साइन करके दे सकते हैं या एफिडेविट के थ्रू भी उनसे मांगा जा सकता है। जैसे कि ऑन ओथ लिखा हुआ है, ऑन ओथ का मतलब फिर एफिडेविट भी देना पड़ेगा। एंड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग्स, और कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ है जो उनकी कस्टडी में है तो उनको सीआईसी ये कह सकता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो मेरे सामने, क्योंकि ये इस मैटर से रिलेटेड है और इसके बेसिस पे मुझे अपना ओपिनियन फॉर्म करना है या अपना जजमेंट फॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें पावर उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सीआईसी एसआईसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ही रखा गया है इन सब पावर्स को।
और क्या पावर मिली है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या इंस्पेक्शन के बारे में भी जो पावर है उनके पास है। वो किसी को कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, या खुद भी इंस्पेक्शन किसी अपने ऑफिसर सीआईसी या एसआईसी के किसी ऑफिसर के थ्रू करवा सकते हैं, या अपने किसी को भी डायरेक्शन देकर उसको कराया जा सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे भी एविडेंस मांग सकते हैं कि भाई मान लो किसी से बोला कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसे बोले कि आप एफिडेविट पे अपना ये हलफनामा इसको कहते हैं उसको आप प्रोड्यूस करिए, उसको एविडेंस मान लिया जाएगा और एफिडेविट पे होना चाहिए वो। एफिडेविट पे इसलिए होता है क्योंकि फिर उसकी लीगल वैल्यू होती है। अदरवाइज आप प्लेन पेपर पे लिख के दो, साइन करके दो, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जितना एफिडेविट की होती है। तो एफिडेविट पे किसी ने अगर झूठ बोला है तो उसे परजरी यानी झूठी गवाही के लिए भी जो है उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल सकती है, तो इसलिए एफिडेविट मांगा जाता है। रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड मान लो जैसे लैंड डिपार्टमेंट होता है या दूसरे और कोई डिपार्टमेंट होता है, वहां से भी किसी तरीके का रिकॉर्ड मंगाना है तो उसकी रिक्वेस्टिंग की भी पावर उनके अंदर है। और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, तो किसी कोर्ट से भी अगर कोई रिकॉर्ड मंगाना है, इवन इतनी पावर है कि कोर्ट से भी कोई रिकॉर्ड मंगाना है, किसी ऑफिस से मंगाना है गवर्नमेंट के, तो वहां से भी इसको मंगाया जा सकता है। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन और विटनेस और डॉक्यूमेंट, तो किसी विटनेस को वो करना है, एग्जामिन करना है, या किसी डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, तो उसके रिगार्डिंग सम्मन भेजना पड़ता है। सम्मन का मतलब उनको नोटिस भेजा जाता है कि आप अपीयर हों, तो तभी तो उसको एग्जामिन किया जा सकता है। एग्जामिन का मतलब ये होता है कि हमसे क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो सामने आ सके, उसको एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी गवाह को खड़ा होकर उससे क्वेश्चन किया जाता है, फिर काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा आप यहाँ घूमते हुए पाए गए थे, अच्छा तो आपने फिर क्या देखा उसने, ये सब पूछने का क्या मतलब एम होता है कि वो सच्चाई सामने आए। तो इस तरीके का अगर एग्जामिनेशन किसी विटनेस का करना है, किसी डॉक्यूमेंट का करना है, तो दोनों ही केस में उनको समनी की पावर भी है, उनको बुलाया जा सकता है और उनको बोला जा सकता है कि आप आए ताकि आपका एग्जामिनेशन हो सके। एनी अदर मैटर, तो लास्ट में एक एनी अदर मैटर तो इसलिए रखा जाता है ताकि बाकी जो सिनेरियो है, ये बाकी फ्यूचर में कोई सिचुएशन अराइज हो तो उसको भी कवर किया जा सके। तो एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स बना रही है, वो अपने रूल के तहत प्रिस्क्राइब कर सकती है कोई दूसरा भी मैटर। तो यहाँ पे ये जो रूल्स है, कल हमने बात की थी, कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। एसआईसी के लिए भी और सीआईसी के लिए भी, दोनों के लिए ही जो रूल्स बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी पावर है, और वो चाहे तो किसी और मैटर के लिए भी इस तरह से चीजें बना सकता है और पावर कोई दे सकता है। तो ये आपका थर्ड बताता है कि किस किस तरह की सिविल कोर्ट की पावर जो है सीआईसी या एसआईसी के पास है, जिसको वो अपने ऑर्डर को पास करने के लिए या अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, the CIC SIC may during the inquiry of any complaint under this act examine any record to which this act applies which is under the control of public authority and no such record may be withheld from it on any ground। तो कह रहा है कि नॉट स्टैंडिंग, नॉट स्टैंडिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है। इसका मतलब यह है कि तुमने आगे पीछे जो भी बातें पढ़ी है उसको भूल जाओ, पहले ये बात सुन लो, ठीक है। यानी ये दादा एक तरीके का, दादा मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, तो ये जो बोल रहा है पहले इसकी बातें हमें सुननी पड़ेंगी कि ये क्या कह रहा है, बाकी जो है आगे पीछे उसको बाद में देखेंगे हम। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग अनकंसिस्टेंट, अगर कुछ भी जो आरटीआई एक्ट के अंदर बताया गया है और किसी दूसरे एक्ट में बताया गया है, ठीक है, तो अगर ये इनकंसिस्टेंट है आरटीआई एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन, तब भी यही प्रिवेल करेगा, यानी इसी को माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कई चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मना करता है, ठीक है, लेकिन जब जिस क्लॉज के लिए अगर ये आरटीआई एक्ट कह देता है कि नहीं इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना है, तो उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये सुप्रीम हो गया, ये पावरफुल हो गया। नॉट स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये एक तरह से पावरफुल है और बाकी एक्ट इसके सामने जो है नहीं मैटर करेंगे। तो यही इसने बोला कि अगर आरटीआई एक्ट के अंदर कुछ इनकंसिस्टेंट हो, तब भी दूसरे एक्ट के मुकाबले में, चाहे वो पार्लियामेंट ने पास किया हो या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया हो, तो उस केस में क्या करें कि उस केस में एसआईसी और सीआईसी जो किसी भी रिकॉर्ड को
मंगा सकता है और इस तरीके का रिकॉर्ड लाना पड़ेगा और किसी भी ग्राउंड के ऊपर उसको कोई भी डिपार्टमेंट मना नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बोलता है कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में या किसी के सामने प्रोड्यूस नहीं करना है। CIC SIC कहता है कि मेरे पास ये मैटर आया हुआ है और मुझे इस जो आपका ये 18 है ना, 18 के 4 के तहत इससे पावर ड्राइव करके वो कहता है कि मुझे 18(4) के तहत ये फलाना फलाना रिकॉर्ड चाहिए जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मना करता है तब भी। तो ये RTI एक्ट जो है उसको पावर देगा CIC को, और CIC ऐसे एक्ट को, ऐसे डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड को, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो ऐसे काम को नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसका जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट हो गया एक तरह से, और ये उससे पावरफुल सेक्शन बनाया गया है, सबसेक्शन 4। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 4 यही कहता है कि अगर कोई दूसरा एक्ट मना कर रहा है उसके बावजूद भी अगर CIC SIC कोई रिकॉर्ड मंगाते हैं एग्जामिन करने के लिए तो वो रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और इस तरीके का रिकॉर्ड किसी भी ग्राउंड पे रोका नहीं जा सकता, मना नहीं किया सकता और रखा नहीं जा सकता। तो ये है आपका सबसेक्शन 4। ठीक है, तो ब्रीफली ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। 18(1) के अंदर आपका एक तरह से बता दिया था कि SIC CIC की क्या ड्यूटी रहेगी अगर कोई पर्सन कंप्लेंट करता है। तो कंप्लेंट के अंदर बहुत सारे सेक्शन वो बता दिए थे, बहुत सारे सिचुएशन बता दिए थे कि कब कब कंप्लेंट हो सकती है। मान लो CPI अपॉइंट नहीं हुआ है या CAPI ने अप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की, तो ये सारी बातें मैंने शॉर्ट में लिख दी। ये आपके एग्जाम टाइम पे काम आ जाएगा। अभी के लिए आपको फुल फ्लैज पूरा ये जो इसका प्रोविजन है सारे पढ़ने हैं। ये आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेगा जहाँ पे आप पूरा सेक्शन पढ़ने का टाइम नहीं होगा और शॉर्ट में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा था, ये यहाँ से लेकर ये, तो उसका आधा कर दिया, इसके अंदर आधा से भी कम हो गया। तो आपको एग्जाम टाइम में ये बहुत हेल्प करेगा, तो उस टाइम पे पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए पूरा जो है इसको पूरे पे फोकस करिए। सेक्शन 19 देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 हो गया, 20 हो गया, ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 क्या कहता है? अपील। तो ऊपर हमने कंप्लेंट की बात की, यहाँ पे क्या है, बेसिकली कंप्लेंट से रिलेटेड ज्यादातर मैक्सिमम चीजें जो है उसको डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे अपील की बात कर रहा है। तो अपील दो हो सकती है। कौन सी अपील? फर्स्ट अपील और सेकंड अपील। तो हम देखते हैं कि किस सबसेक्शन के अंदर किसकी बात करके है। सबसेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव ए डिसीजन विद इन टाइम लिमिट इन सेक्शन 7(1) और सेक्शन 3A। तो अगर किसी पर्सन को जो टाइम लिमिट है 30 दिन की, उसके अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो यानी टाइम लिमिट जो भी बताई गई है उसके तहत अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो पर्सन क्या करेगा? डज नॉट रिसीव ए डिसीजन, एक तो ये केस हो सकता है, और इज एग्रीड बाय ए डिसीजन ऑफ द CPIO। तो मतलब क्या हुआ कि एक केस के अंदर उसे तो डिसीजन दिया ही नहीं गया, 30 दिन के अंदर उसके पास कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा सिचुएशन ये हुआ कि 30 दिन के अंदर उसे जवाब तो मिल गया लेकिन वो जवाब जो है वो सही नहीं लग रहा है उसे। तो दोनों ही केस के अंदर वो क्या कर सकता है? मे विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ए डिसीजन। तो अगर किसी पर्सन ने 30 दिन के अंदर जिसको रिप्लाई नहीं मिला तो 31वें दिन वो क्या कर सकता है? फर्स्ट अपील कर सकता है। और जो एग्रीव्ड है, मान लो किसी को 28 दिन के बाद रिप्लाई मिल गया था और वो एग्रीव्ड है उससे, उसको नहीं सही लग रहा जवाब, तो 29वें दिन ही उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी 29वें दिन ही वो वहां से 30 दिन के अंदर वो अपना जवाब दे सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक तो है टाइम जो 30 दिन का स्टार्ट होता है अपील का, वो एक तो स्टार्ट होता है अगर उसको इंफॉर्मेशन मिल गई है तो उस टाइम से, या नहीं तो 30 दिन जो उसको इंफॉर्मेशन जितने टाइम में मिल जानी चाहिए थी उसके खत्म होने के बाद। ठीक है। प्रेफर एन अपील टू सच ऑफिसर हु इज सीनियर टू रैंक ऑफ CPIO SPIO। तो जनरली जो सीनियर रैंक का ऑफिसर होता है CPIO या SPIO का, उसको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है डिक्लेयर कर दिया गया होता है, डिपार्टमेंट ही कर देता है अपने आप ही, ये जो भी सेक्शन है डिवीजन है कर देता है, और उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। तो आपको पता होता है कि जनरली कौन जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है या सीनियर रैंक का CPIO से पर्सन है, ऑफिसर है, तो उसको फिर अपील करना होता है। और जनरली जब जवाब आता है, जब जवाब आएगा तब तो उसके अंदर CPIO को लिखना ही होता है कि जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, अगर आप इस
जानकारी से, जो मैंने सीपीआई ये लिखता है अपने लेटर के अंदर कि अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप निम्नलिखित पते पर, जिनका नाम ये है, यहाँ पे आप उनको फर्स्ट अपील कर सकते हैं। ऐसा लिखा जाता है लेटर के अंदर ही, ठीक है। तो उसके अंदर ऑलरेडी लिखा होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो, रिप्लाई आया है तो। अगर नहीं मिला होगा तो आप वेबसाइट पे चेक करके भी इसको देख सकते हैं कि कौन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है। तो अपील करना होता है 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपील, और वो सीनियर रैंक के ऑफिसर को किया जाता है जिसको हम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर में एडमिट द अपील, 30 दिन का तो टाइम जनरली दे रखा है, लेकिन अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि किसी रीजनेबल कॉज की वजह से, किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से जो अपलेंट था या अग्रीव्ड था वो नहीं कर पाया फर्स्ट अपील, तो उससे ज़्यादा टाइम भी मिल सकता है। तो सच ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 30 days इफ ही शी इज satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time। तो समय पर अपील करने की बजाय अगर वो नहीं कर पाया और सफिशिएंट कॉज था, तो सफिशिएंट कॉज कैसे पता चलेगा? मान लो जब आप फर्स्ट अपील करेंगे, आप अग्रीव्ड हैं और आप फर्स्ट अपील कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि उसके अंदर ये जानकारी मुझे दी गई थी और ये जानकारी जो मुझे ये सही नहीं लग रही है, इसके अंदर ये त्रुटि है या ये इसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उसके अंदर डेलिकेट है। तो उसमें आप क्या लिखोगे फिर आगे कि मुझे ये अपील 30 दिन के अंदर करना था, लेकिन क्योंकि मैं बीमार था या मेरे ये परेशानी थी मेरे सामने, तो आप मुझे करके कृपया करके सेक्शन 19 का जो प्रोवाइजो है उसके तहत मुझे एक्सटेंडेड टाइम में इस अपील को कंसिडर किया जाए। तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना भी पड़ेगा कि मेरा ये था और मेरे डिले को कंडोन किया जाए। ये कंडोनेशन ऑफ डिले जो है एक लीगल टर्म बोलता है और ये केसेस में, कोर्ट केसेस में वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। तो कंडोनेशन ऑफ डिले कब मांगा जाता है? कंडोनेशन का मतलब माफ़ कर देना, डिले का मतलब आपको पता है कि देरी हो गई। तो कंडोनेशन ऑफ डिले जो है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, केसेस के अंदर भी, कोर्ट के अंदर भी, और वहाँ पे सेपरेटली बोलना जाता है कि मेरी ये परेशानी थी, उसकी वजह से मेरा जो डिले है फाइल करने में अपील को, उसके अंदर उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। तो उसी तरह का प्रोविजन जो है इस एक्ट में भी दिया हुआ है कि अगर किसी अपलेंट का जो है टाइम जो है निकल जाता 30 दिन का और वो किसी रीज़न की वजह से, जो कि जेन्युइन रीज़न था या सफिशिएंट कॉज था, उसकी वजह से नहीं कर पाया, तो 30 दिन से ज़्यादा के टाइम पीरियड में भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है इसको एडमिट कर सकता है, उसकी फर्स्ट अपील को अपने पास ले सकता है। Where an appeal is preferred against an order made by CPIO SPIO under section 11, तो सेक्शन 11 था आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपील करना चाहता है, तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग अपील कैसे हो सकती है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था सेक्शन 11 के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, किसी ने मांगी है, तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को 5 दिन के अंदर एक नोटिस देंगे और जिसके अंदर उससे पूछेंगे कि क्या इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। तो वो फिर आगे जो है 10 दिन के अंदर वो अपना जवाब देता है, जवाब दे देगा। उसके बाद मान लो आपने डिसीजन बनाया कि भाई मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, तो 40 दिन के अंदर आपको अपने इस डिसीजन को कन्वे करना पड़ता है थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि नहीं, मैंने तो मना किया था और ये इंफॉर्मेशन जो है सीपीआई डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो फर्स्ट अपील में जाता है। तो ये उस सिचुएशन की बात बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर जो है अपील करना चाहता है सीपीआई के डिसीजन के अगेंस्ट या उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, जिसके अंदर वो कह रहा है कि मैं इसको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, उसने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है, उसने आरटीआई एप्लीकेंट को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी है, जब तक थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक सीपीआईओ को ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन देने की जो है अनुमति नहीं है, उसको जो है नहीं दे सकता है। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जब तक फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, थर्ड अपील जो भी करना है, सारी बातें जो है फाइनलाइज नहीं हो जाती हैं और लास्ट में ऑप्शन कुछ और नहीं बचता थर्ड पार्टी के पास, तभी जो है सीपीआई या एसपीआईओ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को आरटीआई एप्लीकेंट को दे सकता है। तो यहाँ पे बात वही चल रही कि सीपीआईओ ने क्या किया, अपना डिसीजन मेक कर लिया कि भाई नहीं, मुझे ये इंफॉर्मेशन देनी है और उसको दी जा सकती है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद। तो उस केस में अगर थर्ड पार्टी जो है वो जा रहा है अपील के अंदर, फर्स्ट अपील के अंदर, तो तब कैसा होगा उसके बारे में ये बता रहे हैं। तो बताया कि उस केस में भी जो अपील होनी है थर्ड पार्टी केस के अंदर भी, वो भी 30 दिन के अंदर ही होगी। और किस ऑर्डर से? उस ऑर्डर से जब सीपीआईओ ने इंटीमेट कर दिया थर्ड पार्टी को कि मैं इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के फेवर में हूं।
तो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर उसे ये करना है, यानी जो थर्ड पार्टी है 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है सीपीआई के इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो आपका ये जो फर्स्ट सबसेक्शन था, सेकंड सबसेक्शन था, इसके अंदर जनरल जो फर्स्ट अपील है उसकी बात कर ली, और इसके अंदर थर्ड पार्टी के लिए जो फर्स्ट अपील है उसकी बात कर ली। अब बात आ गई सेकंड अपील की। तो अगर मान लो किसी ने फर्स्ट अपील की, उसके बावजूद भी जो ऑर्डर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, उसे तब भी लग रहा है कि यार जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मुझे नहीं मिली, तो वो क्या कर सकता है, वो सेकंड अपील फाइल कर सकता है। फिर अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा वो अपील, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा, जो भी केस होगा। यानी अगर स्टेट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा, और दिल्ली है तो दिल्ली में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाएगा। तो ये बता रहे कि ए सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सेक्शन 19(1), तो 19(1) के अंदर ये बताया कि अपील के प्रोसीजर, अपील के बारे में कि अपील कब कर सकते हैं और किसको कर सकते हैं। तो ए सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन अंडर सेक्शन 19(1), तो 19(1) के अंदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दिया और उसके अगेंस्ट आप सेकंड अपील में जा रहे हैं, शैल लाई विद इन 90 डेज। तो यानी जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर पास कर दिया और उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट 90 डेज के अंदर जा सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड। या तो जिस दिन डिसीजन आ जाना चाहिए था उसके 90 दिन के अंदर जाएंगे आप, और वाज एक्चुअली रिसीव्ड, और या आपने एक्चुअली रिसीव कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने 1 तारीख को आज अपील फाइल की, तो 90 दिन के अंदर उसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए था, सॉरी 30 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाना चाहिए था। फर्स्ट अपील के लिए जो है 30 दिन का टाइम है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो 30 दिन में अगर आपको जवाब नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, 30 दिन खत्म होने के 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आप सेकंड अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सेक्शन 19(1) शैल लाई विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड। तो 30 दिन के बाद 90 दिन के अंदर, या अगर आपको एक्चुअली रिसीव हो गया, मान लिया आपको 30 दिन के अंदर 20 दिन पे मिल गया आपको, तो 20 दिन से 90 दिन स्टार्ट हो जाएंगे, उस 90 दिन के अंदर आप सेकंड अपील कर सकते हो विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दोनों में से किसी पे भी जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है उसके पास आप सेकंड अपील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सीआईसी एसआईसी में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। और सीआईसी एसआईसी चाहे तो, जिस तरीके से ऊपर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लिए प्रोविजन था कि अगर वो चाहे तो, अगर सफिशिएंट कॉज है तो उस केस में 30 दिन के अंदर ज़्यादा में भी कर सकता था वो वहाँ पे फर्स्ट अपील के केस में। तो यहाँ पे 90 दिन का टाइम है, तो 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाने पर, डिले हो जाने पर भी जो सीआईसी या एसआईसी है आपकी सेकंड अपील को एडमिट कर सकता है अगर कोई सफिशिएंट कॉज है। तो लिखना वही पड़ेगा आपको उसके अंदर, जब आप अपना फाइल करेंगे सेकंड अपील तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि ये रीज़न था जिसकी वजह से मैं डिले हो गया मेरा ये अपील, और इसके अंदर मुझे इस कंडोनेशन को या इस डिले को जो है इसके तहत सबसेक्शन 3 के तहत जो है उसको कंडोन कर दिया जाए। कंडोन का मतलब माफ कर दिया जाए। सबसेक्शन 4 कहता है इफ द डिसीजन ऑफ सीपीआई एसपीआई अगेंस्ट विच अपील इज प्रेफर्ड relates to information to third party, the CIC SIC shall give a reasonable opportunity of being heard to the third party। अगर थर्ड पार्टी के केस में सेकंड अपील गई है या हुई है तो उसके केस में बता रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी डिसीजन करने से पहले सीआईसी एसआईसी क्या करेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी को देगा जो भी उसने अपील किया है उस केस के अंदर। यानी सेकंड अपील में थर्ड पार्टी गया, तो जब थर्ड पार्टी अपील सेकंड केस में सीआईसी के पास जाएगा तो सीआईसी बाकी और कोई भी डिसीजन लेने से पहले या मैटर जो भी मटेरियल है उसके बेसिस पे डिसीजन करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी जो है थर्ड पार्टी को जरूर देगा उनको सुनने के लिए। इन एनी अपील प्रोसीडिंग द ओनर्स टू प्रूव दैट डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट वाज जस्टिफाइड शैल बी ऑन सीपीआई एसपीआई हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। अगर सेकंड अपील होती है और ये आता है कि डिनाई क्यों किया गया, तो डिनायल को जस्टिफाई करने का काम सीपीआई का ही रहेगा। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस केस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसकी है, सीपीआई या एसपीआई की।
यानी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और किसी वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मतलब अपील होते होते सीआईसी के पास चला जाता है मैटर, तो वहाँ पे सीपीआई या एसपीआई को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड नहीं की थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस है, वो किसके ऊपर है? सीपीआई या एसपीआई के ऊपर है कि उसने क्यों डिनाई किया रिक्वेस्ट को। एन अपील अंडर 19(1) के अंदर आपका नॉर्मल अपील है और थर्ड पार्टी अपील है, ये दोनों की बात कर रहा है वो। शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज, तो ये 30 डेज के अंदर ये डिस्पोज होना है 19(1) के अंदर, यानी फर्स्ट अपील आपकी जो भी है वो 30 डेज के अंदर डिस्पोज होनी चाहिए। और एक्सटेंडेड पीरियड क्या है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डेज के अंदर करनी पड़ेगी, और जिसके अंदर रीजन लिखना पड़ेगा रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यानी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर जब फर्स्ट अपील जाएगी तो उसके पास टाइम 30 दिन का है जनरली तो, लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड यानी 45 डेज के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करता है तो उसको राइटिंग में रीजन लिखना पड़ेगा कि किस वजह से वो डिले हो गया। ठीक है, तो अब ये राइटिंग में लिखना पड़ेगा, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो ये राइटिंग में कहाँ लिखा जाएगा, एक ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जनरली अब क्योंकि 30 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो अप्लीकेंट जो है या फर्स्ट जो अप्लेंट है जिसने अपील की है उसको कैसे पता चलेगा? तो अगर ऑर्डर में ही अगर एक लाइन लिख दी जाए तो उससे एक सफिशिएंट यानी इसका फुलफिलमेंट हो जाएगा, यानी ये जो प्रोविजन है वो फुलफिल हो जाएगा कि भाई उसका रीज़न दे दिया गया था ऑर्डर के अंदर ही। तो बाकी ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई करता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 45 डेज के अंदर तब उसे राइटिंग में लिखना चाहिए रीज़न कि क्यों डिले हुआ ऑर्डर को पास करने में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। सबसेक्शन 7 कहता है द डिसीजन ऑफ द सीआईसी एसआईसी शैल बी बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि ये फर्दर अपील नहीं हो सकती है, ये मतलब हुआ। यानी जो भी पार्टीज हैं, चाहे वो अपलेंट है, सीपीआईओ है, उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा, ये फाइनल होगा। ठीक है, रिव्यू नहीं हो सकता उसका, कुछ और नहीं हो सकता, वो सीआईसी को दोबारा से अपील करने के लिए नहीं कह सकता या रिव्यू करने के लिए नहीं कह सकता, रिवाइज करने के लिए नहीं कह सकता। ये मतलब है यहाँ पे, ये बाइंडिंग होगा उन पर्सन्स के ऊपर, ये कहा गया है। इन इट्स डिसीजन द सीआईसी एसआईसी हैज द पावर टू। सीआईसी और एसआईसी के पास पावर होगा जब भी वो डिसीजन कर रहे हैं, तो क्या क्या पावर होगी? require the public authority to take any such step as may be necessary to secure the compliance with the provisions of this act including। तो सीआईसी या एसआईसी जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी कौन होगी? डिपार्टमेंट होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये जो भी होगा उनको कह सकता है कि भाई ये स्टेप्स लो आप, और जिससे ये जो आरटीआई एक्ट है उसके तहत कंप्लायंस हो सके प्रॉपर तरीके से। तो ये सब स्टेप्स लेने के लिए जो है कह सकता है, इनके पावर सीआईसी के पास। इंक्लूडिंग, और साथ में कौन कौन सी पावर है? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सेस देने के लिए इन पर्टिकुलर फॉर्म, यानी अगर चाहे तो सीआईसी एसआईसी कह सकता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो अपील के अंदर आता है, मान लो कोई पर्सन आया अग्रीव्ड है, वो कहता है सर मुझे इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए थी और इस फॉर्म में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो सीआईसी ये कह सकता है कि भाई इस बंदे ने इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन मांगी है, आप चाहे वो उसके अंदर रिसोर्सेज लग रहे हैं या गवर्नमेंट के बाकी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, अगर वो चाहे तो इस तरह का डिसीजन भी सीआईसी एसआईसी दे सकता है। लेकिन जनरली क्या है, इस तरीके का डिसीजन देते नहीं है कि फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्स को डाइवर्ट कर रहा हो। लेकिन जो अगर छोटा मोटा कोई काम है जिसके लिए फॉर्म चेंज करके देना है, फॉर्म चेंज करने का मतलब कि कोई रिटर्न में मांगा किसी ने, तो किसी ने सॉफ्ट कॉपी मांगी है, आपने उसने रिटर्न में मांगा तो आपने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी है, तो आप उसे रिटर्न में यानी हार्ड कॉपी उसकी प्रोवाइड करेंगे। ये कहने का मतलब, फॉर्म का मतलब ये कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ये हो गए फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अपॉइंटिंग ए सीपीआई एसपीआई, अगर कहीं पे सीपीआई एसपीआई अपॉइंट नहीं हुआ है तो वहां पे सीआईसी एसआईसी अपॉइंट करने के लिए भी बोल सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पब्लिशिंग सर्टन इंफॉर्मेशन, तो कुछ कैटेगरी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए बोल सकता है। पब्लिश करने का मतलब कि आपको बोल सकते हैं कि अपनी वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दो या जनरल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में डाल दो। तो इस तरह की बातें भी या गाइडलाइंस भी या इस तरीके का ऑर्डर भी सीआईसी पास कर सकता है। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू इट्स प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। सीआईसी ये भी कह सकता है कि जो आपका मेंटेन करने का तरीका, मैनेज करने का तरीका या रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रक्शन करने का, उसको क्या कहते हैं, वीडिंग आउट करने का तरीका है, उसके प्रैक्टिसेस के बारे में भी चेंज करने के लिए कह सकता है और हमें चेंज करना पड़ेगा या उनकी सजेशन को मानना पड़ेगा।
फिफ्थ, बाय एनहेंसिंग द प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑन द आरटीआई फॉर इट्स ऑफिशियल। तो आरटीआई के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए भी ऑफिसर्स को बोल सकता है। यानी अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफिसर्स अच्छी तरह से आरटीआई एक्ट को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं और उसको ढंग से नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उन ऑफिशियल की आरटीआई के ऊपर ट्रेनिंग के लिए भी बोल सकता है सीआईसी। बाय प्रोवाइडिंग इट विद एन एनुअल रिपोर्ट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 4(1)(b। तो सेक्शन 4(1)(b) में बोला गया था कि एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट होगी सीआईसी को, तो उसी के बारे में बताया कि एक एनुअल रिपोर्ट के लिए भी कह सकते हैं जिसके अंदर कंप्लायंस के बारे में, और जनरली जो है आज के टाइम में ये फॉलो किया जाता है और एनुअल रिपोर्ट कंप्लायंस की जाती है हर डिपार्टमेंट से सीआईसी के पास। रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट द कंप्लेनेंट फॉर लॉस और अदर डेट्रीमेंट सफर्ड। अगर किसी कंप्लेनेंट को कोई लॉस हुआ है या कोई उसको कुछ सफ़र किया उसने, तो उसके लिए कंपनसेट करने का भी पावर जो है सीआईसी के पास है। तो कंपनसेट करने का मतलब क्या है, उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे जो भी कंप्लेनेंट होगा। तो ये इस तरीके की पावर भी है। यानी मान लो कोई पर्सन है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसकी वजह से वो हर डिपार्टमेंट में उसे कई लोगों के पास भागना पड़ा, जिसकी वजह से उसे मेंटल हरेसमेंट हुई या उसे मेंटल पीस ऑफ माइंड जो है चला गया। तो उस केस में अगर मान लो वहाँ पे सीआईसी के पास मैटर गया और सीआईसी कहता कि नहीं इसने इतना सफ़र किया है, इसकी वजह से इसको 5,000 रुपये दिए जाएँ, तो उस 5,000 को देना पड़ेगा सीपीआईओ को। जो सारी पेनल्टी लगती है वो सीपीआईओ के ऊपर ही लगती है, तो कंपनसेट भी सीपीआईओ ही को करना पड़ेगा। और ऐसा कई केसेस में कहा भी गया है, यानी सीआईसी ने कई केसेस में पेनल्टी लगाई भी है। ठीक है। इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। और कुछ पेनल्टीज के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम 20 में पढ़ेंगे। यहाँ 20 के अंदर पेनल्टी के बारे में बताया गया है। तो पेनल्टी क्या है आपका 250 रुपये पर डे के हिसाब से और मैक्सिमम 25,000 रुपये। तो ये पेनल्टी है। तो ये पेनल्टी के बारे में भी इम्पोज करने के लिए पावर दी गई है कि पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। रिजेक्ट द एप्लीकेशन, और ये भी हो सकता है कि उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी जो सेकंड अपील की गई है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी पावर है। अगर उन्हें लगता है कि सेकंड अपील जो की गई है फ्रिवलस है और उसके अंदर कुछ उसके अंदर विल है, इल विल का मतलब यानी वो किसी बुरी इंटेंशन के साथ उसको सेकंड अपील की गई है, तो उस केस में उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। द SIC CIC shall give notice of its decision including any right of appeal to कंप्लेनेंट एंड द पब्लिक अथॉरिटी। तो जब कोई डिसीजन सीआईसी एसआईसी देगा तो उसका नोटिस भी देगा। नोटिस का मतलब ये हुआ कि उसने भेजा, बोला कि पहले क्या है सीआईसी का मैटर गया, उसने डॉक्यूमेंट्स को जो भी आए थे उसको स्टडी कर लिया, इंक्वायरी कर ली, जिसको अपॉर्चुनिटी देनी थी बीइंग हर्ड की, यानी जिसको सुनने की अपॉर्चुनिटी देनी थी उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। फिर वो किसी डिसीजन पे आना चाहता है तो वो अपने डिसीजन का नोटिस भेज सकता है कि भाई ये डिसीजन मैं करना चाहता हूँ और आपका कोई राइट ऑफ अपील, मतलब जो भी अपील कहाँ कर सकते हो इसका, या कुछ और उसमें क्या क्या प्रोविजंस के तहत आप कर सकते हो, वो सारी बातें बताते हुए अपना जो है डिसीजन का नोटिस कंप्लेनेंट को और दूसरा पब्लिक अथॉरिटी को, दोनों को भेजेगा। और इसके तहत यानी मतलब ये हुआ कि अगर जब जजमेंट हो जाता है तो जजमेंट की एक एक कॉपी दोनों को देना भी सीआईसी का एक ड्यूटी में आ जाता है, तो वो काम उसे करना पड़ेगा। तो डिसीजन का मतलब ये हो कि जब डिसीजन हो गया तब भी, और या किसी डिसीजन को मेक करने से पहले अगर वो चाह रहे हैं तो वो दोनों ही पार्टी को इंटीमेशन दे सकते हैं कि ये डिसीजन मैं करने वाला हूँ और ये इसके अंदर आपका ये राइट टू अपील है तो ये कर सकते हो आप, और ये इसके खिलाफ कहीं और जाना चाहते हो ये जा सकते हो। तो ये सारी बातें जो है उसके अंदर लिखी जाएंगी नोटिस के अंदर। द CIC SIC shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed। तो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड जो है उसके तहत ही अपील को डिसाइड किया जाएगा। तो ये प्रिस्क्राइब प्रोसीजर कौन सा है, ये प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ये है आपका, डीओपीटी ने ये प्रिस्क्राइब कर रखा है प्रोसीजर। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है प्रिस्क्राइब करने के लिए प्रोसीजर को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कौन इसको यूज कर रहा है, नोडल मिनिस्ट्री जो है आपका, नोडल डिपार्टमेंट जो है आपका डीओपीटी है, तो वो प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको रूल्स के। तो यहाँ रूल्स के अंदर बेसिकली सब बता रखा है कि किस तरीके से अपील करनी है। ये देखिए अपील किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें लगानी है। रिटर्न ऑफ अपील, कब अपील को रिटर्न किया जा सकता है, अगर मान लो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो तब ये रिटर्न किया जा सकता है। प्रोसेस ऑफ अपील, अपील किस तरीके से काम होगा उसके अंदर, प्रोसेस किस तरीके से होगा उसके बारे में बता दिया गया। प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग अपील, ये भी यहाँ पे बता दिया। तो यही मतलब है कि यहाँ पे जब प्रिस्क्राइब लिखा जाता है तो प्रिस्क्राइब का मतलब यानी रूल्स बनाकर जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी कि किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है अपील को डिसाइड करने के लिए, सीआईसी जब इस अपील को डिसाइड करती है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये सेक्शन था। चलिए अब ये ब्रीफ में आप अपने आप पढ़ेंगे, उसी को शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आ जाते हैं हम 20 पे पेनल्टीज के ऊपर। तो ऊपर हमने बात कर ली कि पेनल्टीज लगाने की पावर है 19 के 8 के अंदर। यहाँ था ना 19 के 8 के अंदर पावर थी, यहाँ पे 8 के अंदर सी के अंदर, कि भाई 19 के 8 में पेनल्टीज लगाने की पावर जो है वो सीआईसी के पास है। तो अब पेनल्टीज कितनी होगी उसके बारे में 20 में बता रहे हैं। Where the CIC SIC at the time of deciding any complaint or appeal is of opinion that the CPI or SPI has without any reasonable cause। अगर CIC SIC जब अब कंप्लेंट को या अपील को डिसाइड कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें लगता है, यानी डिसीजन उनका फॉर्म होता है कि भाई ये जो CPI या SPI है उन्होंने विदाउट रीजनेबल कॉज क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने से या एप्लीकेशन को रिसीव करने से, उसको फर्निश करने से मना कर दिया टाइम लिमिट के अंदर, मैलाफाइडली, मैलाफाइड मतलब बुरे इंटेंशन से उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, डिनाई कर दिया, या नोइंगली गिवन इनकरेक्ट या जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, डिस्ट्रॉयड द इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन उनके पास थी लेकिन उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, या जिस मैनर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसके अंदर कुछ बाधा डाली। तो इन सारे केसेस के अंदर क्या हो सकता है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। और पेनल्टी कितनी होगी, 250 रुपये पर डे के हिसाब से, टिल द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फर्निश्ड। तो जब तक कि वो जो एप्लीकेशन था जिसको वो रिसीव नहीं कर रहे थे उसको रिसीव कर लेते हैं, या इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड कर देते हैं, तब तक जब तक वो प्रोवाइड नहीं करते तब तक यानी 250 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। हाउएवर द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी जो होगी वो होगी 25,000 रुपये, उससे ज्यादा की पेनल्टी नहीं लग सकती किसी के ऊपर। प्रोवाइडेड दैट द CPI or SPI शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एनी पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन हिम। तो किसी CPI या SPI के ऊपर लेकिन पेनल्टी लगाने से पहले उसको एक मौका दिया जाएगा ताकि वो अपनी बात को कह सके, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जिसको कहा जाता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही एक्टेड रीजनेबली एंड डिलीजेंटली, तो ये प्रूव करने का बर्डन CPI या SPI के ऊपर रहेगा कि जो उसने एक्शन लिया RTI एप्लीकेशन के ऊपर या जिस वजह से उसने वो काम किया जिसकी वजह से उसके पेनल्टी लग रही है, ठीक है, उसको प्रूव करने का, उसको सही प्रूव करने का, डिलीजेंट प्रूव करने का अपने आप को, वो सारी जो बर्डन रहेगा, जो ओनस रहेगा वो उसी के ऊपर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर रहेगी कि वो प्रूव करेगा कि मैंने भाई डिलीजेंटली और रिजनेबली काम किया था इस एप्लीकेशन को डील करने में। Where the CIC SIC at the time of deciding any complaint or appeal is of opinion that CPI or SPI has without any reasonable cause and persistently। अब ये इन केस में जिस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लग रही है, अगर उस केस में दोबारा से वही करता हुआ पाया जाता है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, विदाउट रीजनेबल कॉज एंड परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब बार बार, ठीक है, ढीठपना दिखाते हुए, अगर कोई बार बार वही काम करता है, तो ये सारी चीजें वही लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई थी, इट शैल रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो उस केस में CIC या SIC उस CPI के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी बोल सकता है। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन उसका CCA रूल के तहत हो जाएगा, क्योंकि अंडर द सर्विस रूल अप्लीकेबल टू हिम बोला गया है। तो जो सर्विस रूल है अगर उसके ऊपर CCA रूल अप्लाई होता है तो CCA रूल के तहत उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन चालू हो जाएगा, या कोई और दूसरा रूल अप्लाई होता है उसका सर्विस रूल में तो उसके तहत डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तरीका है जिसके अंदर एक तो पेनल्टी 250 रुपये पर डे के साथ लग सकता है, मोटी मोटी बात ये है, 25,000 रुपये मैक्सिमम रहेगा। किसी के खिलाफ अगर पेनल्टी लगानी तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी। दूसरा बर्डन उसी CPI के ऊपर रहेगा कि वो प्रूव करे कि मैंने जो काम किया वो सही तरीके से किया, रिजनेबली और डिलीजेंटली किया है। और अगर कोई बार बार यही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के ये 3 हम सेक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम लास्ट जो है सेशन नेक्स्ट टाइम उसको खत्म कर देंगे RTI एक्ट को पूरा। तो यहाँ पे सेक्शन 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अगर कोई किसी ने RTI एक्ट के तहत कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और गुड फेथ में प्रोवाइड की, गुड फेथ का मतलब कि उसने सोचा कि मुझे RTI एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और मैंने प्रोवाइड की,
तो जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में बीइंग ए सीपीओ है, किसी को लगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसने प्रोवाइड कर दी, लेकिन थर्ड पार्टी क्या कहती है कि नहीं, इसने मेरे इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर दिया जिसकी वजह से मेरा डिफेमेशन हो गया, मेरी मानहानि हो गई और इसके खिलाफ मैं सूट फाइल करूंगा और इससे क्लेम करूंगा मैं डैमेजेस को। डैमेजेस का मतलब इससे पैसे क्लेम करूंगा, मैं 50 लाख का इसके ऊपर केस डालूंगा। तो उस केस में क्या है, उसके ऊपर तो सूट लग गया, सूट लग गया, इसको सूट कहते हैं जब हम डैमेजेस क्लेम करते हैं या पैसे क्लेम करते हैं किसी वजह से जिससे हमारा कोई लीगल राइट जो है वो हैम्पर्ड हुआ है, तो इसको कहते हैं सूट। तो जब हम कोई सूट डालते हैं तो सूट क्या होता है, जनरली डैमेजेस के लिए होता है। प्रोसिक्यूशन जो जनरली आपका किसी क्राइम के लिए होता है, और दूसरे लीगल प्रोसीडिंग तो मतलब इसके अंदर जनरल सारे कवर हो गए, किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग होगी। तो इसमें यह बोला गया है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेयर डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर। तो इस एक्ट के तहत या इसके तहत जो कोई रूल बनाया गया है, तो रूल कौन सा था, ये जैसे कि ये रूल है आपका, ये आरटीआई रूल्स 2012 है, आरटीआई रूल्स 2012। तो इस रूल के तहत किसी ने कोई काम किया या इस आरटीआई एक्ट के तहत किसी ने काम किया गुड फेथ के अंदर और गुड इंटेंशन के साथ, और उसके ऊपर कोई अगर सूट फाइल करना चाहे, कोई प्रोसिक्यूशन करना चाहे या कोई लीगल प्रोसीडिंग करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसको सेक्शन 21 बचा लेगा। सेक्शन 21 यही कहता है कि अगर कोई गुड फेथ के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर ना कोई सूट फाइल किया जा सकता है, ना प्रोसिक्यूशन उसका हो सकता है, ना ही कोई दूसरी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है इस आरटीआई एक्ट के तहत काम करने की वजह से। ठीक है, प्रोटेक्शन सिर्फ आरटीआई एक्ट के तहत काम के लिए है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसके ऊपर नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और उस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से उसके उससे रिलेटेड कोई उसके ऊपर केस करना चाहता है तो वो केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेक्शन 21 उसको प्रोटेक्ट कर लेगा और इस सेक्शन 21 के तहत वो प्रोटेक्शन मांग सकता है। सेक्शन 22 क्या है, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि अगर सीआईसी चाहे तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाएगी उनको, और कोई दूसरा एक्ट अगर उस इन्फॉर्मेशन को मना करता है कि नहीं प्रोड्यूस करना है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो यही कहने का मतलब है कि ये एक्ट जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ओवरराइडिंग मतलब ये दूसरे एक्ट के ऊपर ये माना जाएगा, यानी ये होता है ना ओवरराइड। ओवरराइड को अगर बात करें, ओवरराइड किसी के ऊपर जा चले जाना, किसी को कुचल देना, तो इस तरीके से ये आरटीआई एक्ट जो होता है बाकी दूसरे एक्ट को एक तरह से कुचल रहा है ये, या वो एक्ट जो इसके नीचे दब जाते हैं, तो इसीलिए इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट। तो इसके प्रोविजंस का यानी आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस का इफेक्ट होगा, नॉट स्टैंडिंग इसके बावजूद भी एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेन इन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और एनी अदर लॉ। तो चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या कोई दूसरा लॉ हो, उसके अंदर अगर आरटीआई एक्ट से अपोजिट भी अगर दे रखा है, कुछ अलग भी दे रखा है, तब भी आरटीआई एक्ट को ही सुप्रीम माना जाएगा और आरटीआई एक्ट में जो बताया गया है उसको किया जाएगा। इन एनी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई डीड हो गया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे मान लो किसी को आपने कोई चीज परचेज करनी है, किसी को अपना फ्लैट परचेज करना है, तो वो क्या क्या करेगा, सेल डीड बनाएगा, सेल का एग्रीमेंट बनाएगा। तो ये सारे क्या इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जिसके थ्रू आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो प्रॉपर्टी के अंदर या कोई लीगल ट्रांजैक्शन करते हो, इनको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। जैसे कि चेक है, चेक भी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह का पेमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है। इन एनी इंस्ट्रूमेंट, तो किसी इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब रूल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक्ट हो, कोई दूसरा लॉ हो या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी हो, उसके अंदर कुछ ऐसी बात बताई गई है कि मान लो जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर मना किया गया कि ये आरटीआई एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी, तो उसके बावजूद भी आरटीआई कहता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और ये प्रोड्यूस करना है सीआईसी के बिफोर, तो वो आपको करना पड़ेगा और ये आरटीआई एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी किसी भी तरीके का कोई अगर कॉन्ट्रैरी प्रोविजन है और आरटीआई एक्ट के अंदर वो मांगा जाता है तो उसको देना पड़ेगा, ये है ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब। सेक्शन 23 बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। बेसिकली जब
आपका कैट आया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आया था, और जब ये आरटीआई एक्ट भी आया था तो उसके अंदर यह मना किया गया था कि यहाँ पे ही फाइनलिटी लाई जाएगी। फाइनलिटी लाई ये मतलब यानी किसी ने इंफॉर्मेशन मांगा वो फर्स्ट अपील कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड अपील कर लेगा, उसके बाद उसको ऑप्शन नहीं देना है कि कहीं वो जा सके। ये इसका एम था सेक्शन 23 का। तो इसमें यही बताया गया, नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एप्लीकेशन और अदर प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट। तो ऑर्डर कौन पास कर सकता है? आपका सीपीआईओ पास कर सकता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पास कर सकता है, या सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी सीआईसी पास कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर जो इस आरटीआई एक्ट के तहत पास किया गया, नो सच ऑर्डर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, यानी इसको क्वेश्चन में नहीं लाया जाएगा, यानी इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एन अपील अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर जो अपील का प्रोसेस बताया गया है, तो अपील के दो ही तरीके हैं, एक तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील या सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील। तो कह रहे हैं इस एक्ट के अंदर जो अपील के प्रोसीजर बताए गए हैं उसके तहत ही कोई ऑर्डर चैलेंज हो पाएगा, उसके अलावा कहीं भी किसी कोर्ट में कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, या कोई दूसरी तरह की प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते। ये इसने बना कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जब कोर्ट में मामला अब क्या हुआ, ये जब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी एक्ट बनता है तो उनके पास उस एक्ट को रिव्यू करने की पावर है। ये पावर कहाँ से आती है? ये पावर आती है उनके पास आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 226 से और आर्टिकल 136 से। तो आर्टिकल 32 क्या है? ये रिट जुडिक्शन की पावर है, और 26 जो है वो 226 वो हाई कोर्ट के अंदर रिट जुडिक्शन की पावर है, और 136 आपका इस एसएलपी या स्पेशल लीव पिटिशन की पावर है। तो इनके तहत ये कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो किसी भी एक्ट को रिव्यू कर सकते हैं, उसके किसी भी प्रोविजन को रिव्यू कर सकते हैं और उनको मना नहीं किया जा सकता। तो जब ये आरटीआई एक्ट के अंदर ये सेक्शन 23 कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के पास क्या है? रिव्यू की पावर है, और इस पावर को किसी भी एक्ट के अंदर लिया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। तो उन्होंने उसके अंदर क्या बोला कि भाई, और इसके अंदर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 क्या होता है? उसका ये मतलब है कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, उनकी टेरिटरी में जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस जो है, उनको मॉनिटर करने का काम, उसके ऊपर जो एक तरीके से निगरानी रखने का काम, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास है, दोनों के पास है। तो इस वजह से ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई सेक्शन नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर इनकी पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो अब होता क्या है? तो रूल के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग तो ये चैलेंज नहीं हो सकता जो भी ऑर्डर आरटीआई एक्ट के अंदर पास किया जाता है। लेकिन क्या हो सकता है? जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो आर्टिकल 226 के तहत, यानी रिट जुरिडिक्शन के तहत, अगर यहां से कोई सीआईसी ने कोई ऑर्डर पास किया तो वो रिट के थ्रू, रिट जुडिक्शन के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये एल चंद्र कुमार केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर कैट के रिगार्डिंग भी यही बोला गया। जो कैट है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, उसके अंदर भी, उसके सेक्शंस के अंदर भी, उसके एक्ट के अंदर भी यही लिखा हुआ था कि उसने अगर जजमेंट पास कर दिया तो उसको चैलेंज नहीं किया सकता, उसका अपील सिर्फ एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। लेकिन इसके अंदर जजमेंट्स आया एल चंद्र कुमार में ये बोला गया कि नहीं, रिव्यू की पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास है, और वो आर्टिकल 226 के रूल जुडिक्शन के थ्रू कोई भी जो है वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। कैट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, जाना है हाई कोर्ट जाना है, फिर उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है फिर एसएलपी के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा इस जजमेंट के अंदर बताया गया। और अब तो ये ठीक है, इन्होंने बता दिया कि आप जब ऑर्डर किसी का चैलेंज करना है यहाँ पे सीआईसी का, तो आप यहाँ पे जाएंगे। इसका एक, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है और आप किसी भी ऑर्डर को, या डायरेक्ट आप हाई कोर्ट चले गए, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। पहले आपको जो भी चैनल आरटीआई एक्ट के तहत बना हुआ है, तो आरटीआई एक्ट के तहत क्या चैनल बना हुआ है कि सीपीआई को फाइल करने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप फर्स्ट अपील करेंगे। तो यानी उस एग्रीड पर्सन को पहले फर्स्ट अपील करनी पड़ेगी, फर्स्ट अपील का सेकंड अपील करनी पड़ेगी, और सेकंड अपील करने के बाद भी उसके जो भी ग्रीवांसेस है उसका रेमेडी नहीं मिलता है तो उस केस में रिट पिटिशन के थ्रू वो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसने एग्जॉस्ट नहीं किया चैनल को, तो पार्टी
मस्ट एग्जॉस्ट द स्टैट्यूटरी रेमेडीज बिफोर रिसोर्टिंग टू रिट जुडिक्शन। तो रिट जुडिक्शन में जाने से पहले उसको अपना जो भी सारा काम है, जो भी सारे चैनल है, प्रोसीजर है, वो एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया गया। तो ये तो इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर एग्जाम में आता है तो आप एग्जाम के अंदर ये जो लिखा गया है इसकी लैंग्वेज में, उसके हिसाब से ही जवाब देंगे, अपना उत्तर बनाएंगे। अगर क्वेश्चन अलग से आता है, क्या रिट जुडिक्शन के थ्रू किसी सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, तो उसी केस में आप ये सारी बातें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको समझाने के लिए है और इसको एग्जाम में यूज नहीं करना है जब तक इंटरप्रिटेशन आपसे नहीं पूछा गया है, क्योंकि जनरली एग्जाम में इंटरप्रिटेशन किसी भी एक्ट का, किसी भी रूल का नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 23 तक था, 18 से 23 तक का आज का। और बाकी के जो सेक्शंस हैं यानी 31 तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कवर करके ख़त्म कर देंगे इसको। और ये जो सेशन है यहाँ पे एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है और इसको कमेंट करें, इस पर शेयर करें ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।